नमस्कार। सम्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये कक्षा 10वीं की पहली वीडियो है सामाजिक विज्ञान की, और इसमें आज हम ओल्ड प्रश्नों की बात करेंगे, केवल जो काफी हेल्पफुल होते हैं, बोर्ड परीक्षा में है। और बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये अध्याय जो 4 हैं सामाजिक विज्ञान में, अध्याय 4 जो भूगोल की आपकी बुक है उससे प्रश्न लिए गए हैं कृषि वाले चैप्टर से। और यहां बात करेंगे पहले प्रश्न की, जो रिपीटेड प्रश्न है लगातार। देखो, आपको 2013, 16 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, दोबारा भी आ सकता है। चावल की कृषि की बात हो रही है, चावल की कृषि का वर्णन करना है, जो बिंदु आपको दिए गए हैं। और यहां पर बिंदु है जलवायु और उत्पादक क्षेत्र। जो भी पूछे वहां पर कुछ भी पूछ सकता है, तो यहां पर हम भौगोलिक दशाओं की ही बात कर लेंगे। जलवायु में तापमान आ गया, आपकी वर्षा आ गई, उसकी तो बात हो ही चुकी है। लेकिन यहां पर भौगोलिक दशाएं, अगला प्रश्न ऐसे भी हो सकता है। और ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि चावल उत्पादन के लिए तापमान एवं जो जलवायु है उनसे संबंधित आवश्यक दशाएं लिखी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो, चावल की बात करें तो भारत में अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है, भोजन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर चावल है, उसके बाद गेहूं है। और हम डिवाइडेशन करते हैं इंडिया का, तो दक्षिणी भारत में आपके चावल आ जाएंगे और उत्तरी भारत में आ जाएंगे गेहूं। लेकिन ऐसे ऑल इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा चावल और दूसरे नंबर पे गेहूं। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम इसकी पहली जो भौगोलिक दशा है जलवायु, और जलवायु में यहां पर दिया गया है आपको तापमान और वर्षा। तो पहले बात करेंगे अपन तापमान की। अगर चावल की कृषि के लिए तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान होना चाहिए चावल की कृषि के उत्पादन के लिए। और जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में इसकी फसल अच्छे से की जाती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय जलवायु और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। सीधा याद करना है, डायरेक्ट फिर लिखने वाली बात है वो लिख देनी है। 25 डिग्री सेल्सियस और उष्णकटिबंधीय भागों में, कौन से भागों में की जाती है? उष्णकटिबंधीय भागों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो सकता है। वर्षा, भाई आर्द्रता की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, और 100 सेमी से अधिक वर्षा आवश्यक होती है। वर्षा, आर्द्रता होनी चाहिए और 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और ये खरीफ की मुख्य फसल है और इसको बोने के लिए वर्षा ऋतु उपयुक्त होती है। ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतु खरीफ की मुख्य फसल है। हालांकि पश्चिम बंगाल के किसान वर्ष भर इस फसल को बोते हैं। कुछ दक्षिण भारत के राज्य भी हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश होने के कारण या उपलब्ध भौगोलिक दशाओं के कारण इसकी बात करें तो वर्ष भर 3 बार चावल की फसल ले लेते हैं। उसकी बात करेंगे आगे। अब मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी देखो, तो चावल उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की जो चिकनी और दोमट तथा जो खच्चारी मिट्टी है वह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट और खच्चारी जो मृदा है वो चावल के उत्पादन के लिए बेस्ट मृदा मानी जाती है। अब उत्पादक क्षेत्र देखिए कहां कहां पर, कौन कौन से राज्य में, तो पंजाब है, हरियाणा है, यहां सर्वाधिक उत्पादन भी होता है, यह भी ध्यान रखना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल सिंचाई के द्वारा उगाई जाती है। अब चावल उत्पादन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अब ये अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं आपके सामने। पहले बताया गया है यहाँ पर कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां पर वर्षा इतनी नहीं होती है, 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है, लेकिन फिर भी वहां पर चावल की फसल किसके माध्यम से उगाई जा रही है? तो सिंचाई सुविधाओं के द्वारा वहां पर चावल की फसल उगाना संभव हुआ है। संभव किस प्रकार हुआ है? प्रश्न पूछा भी है कि पंजाब, हरियाणा कम वर्षा वाले प्रदेश होते हुए भी वहां पर चावल की फसल उगाई जाती। ऐसा संभव कैसे हुआ, किस प्रकार, किसके कारण हुआ? तो सिंचाई सुविधाओं के कारण। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की जो फसल है वो सिंचाई के या सिंचाई सुविधाओं के द्वारा उगाई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं जहां कम वर्षा होते हुए भी चावल की फसल सफलतापूर्वक की जा रही है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग, ऐसा आपको लिखना है। इसमें बात करते हैं उत्पादन क्षेत्र में चावल की कृषि मुख्य रूप से। अब मुख्य
उत्पादक क्षेत्रों की बात हो रही है, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु है, केरल, महाराष्ट्र। विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। याद रखने कुछ राज्य हैं क्षेत्र, कोंकण तटीय जो क्षेत्र है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल की खेती की जाती है। और ये खरीफ की यह फसल मुख्यतः उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा प्रदेशों में उगाई जाती है। डायरेक्टली अगर क्षेत्रों की बात की जाए, जब क्षेत्रों की बात हो जाए तो आप डायरेक्ट लिखिए कि उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, क्षेत्र जब बता रहा हूं, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र, डेल्टा प्रदेशों में चावल की कृषि भारत में की जाती है। राज्य पहले बता दिए हैं। अब यहां बात करते हैं असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो धान है, चावल को ही धान कहते हैं। धान किसे कहते हैं? बड़ा इजी प्रश्न है, कंफ्यूज हो सकते हैं। धान चावल को कहते हैं। इसकी 3 फसलें उगाई जाती है, तीनों के नाम भी किसमें है? ओस, अमन और बोरो। चावल की ये क्या है भाई? ओस, अमन, बोरो के चावल की किस्में हैं जो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों के द्वारा उगाई जाती है। ये ध्यान रखना है। उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एवं वाणिज्य कृषि की तुलना कीजिए। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है वो केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, और वाणिज्य कृषि होती है जो व्यापार के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से अंतर देखने हैं। भारत में कृषि की बात करें तो अनेक प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है, लेकिन प्रमुख प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि, और इन दोनों की अंतर की हम बात करेंगे। देखो इनके अंतर क्या है। देखो प्रारंभिक जो जीविका निर्वाह कृषि है, ये भूमि के, पहले बात तो जोत का आकार, आप ऐसे लिख सकते हो टॉपिक डाल के, जोतों का आकार, और जो जोतों का आकार है याद करना है अपने को। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में तो छोटे जोत होते हैं, खेतों की बात हो रही है, छोटे होते हैं, और जबकि वाणिज्य कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है। इजी वे में याद कर लेना है, ज्यादा दिमाग में लोड ही नहीं लेना इस बात का। नेक्स्ट दूसरा अंतर, पहला हो गया जोतों का आकार। प्रारंभिक जीविका में मनुष्य अपने परिवार का पालन पोषण कर ले तो छोटे खेतों में, छोटे जोतों में की जाती, और वाणिज्य व्यापार के लिए बड़े लंबे चौड़े जो क्षेत्र होते हैं। दूसरा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि आदिम कृषि औजार, जो प्राचीन औजार हैं उनके माध्यम से की जाती, जैसे लकड़ी के हले, डाव, खुदाई की छड़ी होती है, उसके माध्यम से इसको किया जाता है। इन संसाधनों का प्राचीन या आदिम औजारों का प्रयोग किया जाता था। और जबकि यहां बात करते हैं हम वाणिज्य कृषि की, तो आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों द्वारा ये की जाती है, क्योंकि इसमें अधिक उत्पादन का भी लक्ष्य होता है। क्योंकि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में केवल और केवल परिवार का पालन पोषण हो जाए। तो ये प्राचीन आदिम औजारों के माध्यम से की जाती, और ये नवीन तकनीकों के माध्यम से की जाती है, जिसमें उच्च किस्म के बीज आगे, रासायनिक उर्वरक आगे, और जो मशीनें भी हैं वो नई नहीं होती, आधुनिक होती। 2 अंतर हैं। अब तीसरी बात करते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मानसून, मृदा उर्वरकता एवं पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर करती है। अगर बारिश हो गई तो ठीक है, पर्यावरणीय दशाएं सही है तो कृषि हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जबकि वाणिज्य कृषि आधुनिक साधनों पर निर्भर करती है। हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से फसल का उत्पादन जरूर करेंगे। ये वाणिज्य कृषि होती है जहां पर टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का उपयोग किया जाता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। और जो नंबर 4 अंतर है, प्रारंभिक जीविका कृषि में अधिक पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है या पड़ती है, क्योंकि परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं। जोतों का आकार छोटा है, अपने पास प्राचीन औजार हैं, तो घर के सदस्य कार्य कर लेते हैं और परिवार का पालन पोषण हो जाता है। जबकि यहाँ पर बात करें वाणिज्य कृषि में, तो एक तो अधिक पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन ने देखा था तकनीकी का प्रयोग होता है, अच्छे किस्म के बीज आएंगे, उर्वरक, खाद आएंगे, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें पैसों की भी आवश्यकता पड़ेगी, और श्रमिक भी बड़े लेवल पर अगर हम कृषि कर रहे हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो श्रमिकों की भी आवश्यकता अधिक होगी। नंबर 5 अंतर है कि प्रारंभिक जीविका कृषि का उद्देश्य फसल बेचकर लाभ कमाना नहीं होता है, केवल जीवन निर्वाह होता है, यानी परिवार का पालन पोषण इसका प्रमुख उद्देश्य है। जबकि वाणिज्य कृषि का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, व्यापार करना। इसमें व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं, अधिक से अधिक उत्पादन वितरण कर लाभ कमाया जाता है।
इजी वे में इनको याद कर लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, समझने का प्रयास करेंगे। गेहूं की खेती के लिए, अब देखो पहले चावल पढ़ा था, अब गेहूं पूछा है, 2015 का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कोई अलग से नहीं आएंगे प्रश्न, वहीं से आएंगे किताब में से। देखो गेहूं की मैंने पहले बताया था, दूसरी सबसे प्रमुख रबी की खाद्यान्न फसल भाई, ये नहीं है कि रबी की दूसरी प्रमुख है, पहली चावल है वो खरीफ में बोई जाती है, और गेहूं जो है ऋतु के अनुसार, रबी की ऋतु में, शीत ऋतु की बात हो रही, खरीफ की बात होगी मानसून कालीन, रबी शीतकालीन, और आपके जो ग्रीष्मकालीन फसलें इधर हो जाएगी, जायद की फसलें जो होती है वहां पर, ठीक है। अब इसकी खेती के लिए जो दे रखी है, पहले जलवायु है, भौगोलिक दशाओं की बात करेंगे गेहूं में, तो रबी की फसल गेहूं को उगाने के लिए शीत ऋतु एवं पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। पहले रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। उगाने के लिए तो शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, दीपावली के आसपास की बात कर रहे हैं अपन, और पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। धूप निकलनी चाहिए उस समय, मार्च के समय इतनी गर्मी भी नहीं होती और अच्छी खासी धूप होती है, फसल पक जाए। वर्षा की बात करें तो इसको उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम से कम कितनी हो, 50 से 70 या 75 सेमी वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी गेहूं को उगाने के लिए दक्कन की काली मिट्टी एवं पंजाब हरियाणा की जलोढ़ मिट्टी उपयोगी। गेहूं का उत्पादन पंजाब हरियाणा में भी बढ़िया होता है। मृदा की बात करें तो काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा यहाँ पर इसके लिए आवश्यक है, या अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न। अगला है जूट की उपयोगिता। जूट जिसे पटसन कहते हैं, पूछ ले कि पटसन, तो जूट को ही पटसन कहा जाता है, याद रखना है। तो जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और इसकी उपयोगिता देखो आप, इससे बोरियां बनाई जाती हैं, चटाई बनाई जाती है, रस्सी, तंतु, धागे, निम्न कोटि के कपड़े जिन्हें कह सकते हैं हम, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं जो हैं, इसका उपयोग किया जाता है इन चीजों में। चटाई, रस्सी, तंतु, निम्न कोटि की, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगे, कपड़े हो जाएंगे। उसके अलावा अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक फसलें क्या हैं, व्यावसायिक फसलों के कोई 4 उदाहरण दे। अब ये टॉपिक दे तो नहीं रखा है ऐसा किताब में व्यावसायिक फसलों का, लेकिन व्यावसायिक फसलें जो है, तिलहन है, गन्ना है, ये हमारी किताब में है, तो पूछा जा सकता है इनकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है आपसे। व्यावसायिक फसलें क्या है, पहले तो व्यावसायिक फसलों के कोई 4 उदाहरण पूछे हैं यहाँ तो आपसे प्रश्न जो पूछा है। आगे महत्व की बात करेंगे, 18-20 में रिपीटेड प्रश्न है। व्यावसायिक जो फसलें हैं किसे कहते हैं, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों या उद्देश्यों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। व्यावसायिक कार्य या उद्देश्य में जिन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें व्यावसायिक फसलें या मुद्रादायिनी फसलें कहते हैं। साथ में एक और कह सकते हैं नकदी फसलें, मुद्रादायनी कह रहे हैं तो इसको नकदी फसलें भी कह सकते हैं। तो ये ज्यादा इजी है याद करना, तो कच्चे माल के रूप में व्यावसायिक कार्य और उद्देश्य ना चाहिए, उसे व्यावसायिक फसल कहते हैं। गन्ना है, कपास है, जूट, तंबाकू इत्यादि जो है, ये सब व्यावसायिक फसलों के एग्जाम्पल हैं, याद कर लेने हैं। 1 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है, भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। अगर अमेरिकन कपास की बात करें तो ये लंबी व महीन रेशों वाली कपास होती है। देखो, लंबी व महीन रेशों वाली जो कपास होती है उसे ही अमेरिकन कपास कहते हैं, और इसी को ही नरमा के नाम से भी जाना जाता है। और पूछ ले नरमा किसे कहते हैं, तो लंबी व महीन रेशों वाली अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है। भारत में जो कुल कपास का उत्पादन होता है उसमें 50% अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा उत्पादक राज्य आपको याद रखने हैं, यहाँ पर उत्पादक राज्यों की बात करें तो पंजाब, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन याद रखना, राजस्थान में आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ जरूर याद रखना है नरमा किसे कहते हैं। व्यावसायिक फसलें क्यों महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक फसलों के कोई 3 उदाहरण। महत्वपूर्ण क्यों है, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। दूसरी बात, उत्पादन होता है और उसके बाद किसान इसको बेच देता है, उससे किसान की आय में वृद्धि होती है। व्यावसायिक फसलें और इनकी कीमत अच्छी होती है तो किसानों की आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और जब किसान की आय में वृद्धि होती है तो उसका जीवन बेहतर हो जाता है पहले से, तो आय का साधन है।
और भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। मुद्रादायिनी नकदी, गन्ना है, कपास, तिलहन, तिलहन अपने सिलेबस में दे रखा है, गन्ना दे रखा है, कपास दे रखा है, और इन्हीं को हम व्यवसायिक फसलें कहते हैं। तो याद रखनी है झूम खेती क्या है या झूमिंग क्या है, झूम या झूमिंग पूछा जा सकता है आपसे। तो जो स्थानांतरित कृषि है उसी को ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम या झूमिंग कहा जाता है। स्थानीय नाम है स्थानांतरित कृषि का झूम खेती। रबी की फसलों का युग्म है, यानी इनमें से कौन सी रबी की फसलें, और ये तो 2022 का प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न पूछा है। तो देखो रबी, खरीफ और जायद की फसलें आपको याद होनी चाहिए। तो कपास, सरसों रबी की है लेकिन कपास खरीफ की हो जाएगी, यहाँ पर तो है ही नहीं। गेहूं रबी की है तो चावल खरीफ है, ज्वार बाजरा दोनों खरीफ है, यहाँ पर गेहूं और जौ दोनों ही रबी की फसलें हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गेहूं और जौ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत में उगाए जाने वाले 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इजी इजी प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल तो, जब से अभी 2022 से 24-25 में हो सकता है ज्यादा इजी पूछ ले। तो जूट और कपास 2 रेशेदार फसलें, पटसन और कपास भी बोल सकते हैं। किसी एक रेशेदार, वही 2022 में 2 बार पूछ लिया, तो जूट हो जाएगा इसका भी आंसर। अगला है, अभी तो पूछा ही था, ये इसकी बात करी थी अपन ने। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? मैंने बताया उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को झूम या झूमिंग कहा जाता है। झूम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का एक स्थानीय नाम है, और स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। पहले जब ये कृषि करते हैं तो काटते हैं झाड़ियों को, फिर उसको दहन करते हैं, कार्बन की उत्पत्ति होती है, और उत्तर पूर्वी राज्य में भारत के वहां पर इसको झूम या झूमिंग कहा जाता है। तो इजी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। देखो, अगर जनसंख्या अधिक है और अपने पास कृषि के लिए भूमि कम है तो हम वहां पर गहन कृषि करेंगे। गहन कृषि इसलिए करेंगे कि उससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जो वहां की जनसंख्या का भरण पोषण करे सके। देखो, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है, वहां के लोगों की आजीविका के लिए। आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है, संक्षेप में बताइए। अभी हम बात कर रहे थे चावल की, तो पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में कम वर्षा वाले क्षेत्र होने के बाद भी सिंचाई के कारण यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। तो यही यहाँ पर इस रिलेटेड बात है, फसल प्रारूप कैसे बदल दिया। जहां चावल नहीं हो सकता वो सिंचाई के कारण हो रहा है, सिंचाई के कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आर्द्रता एवं नमी वाले फसलें उगाना संभव हुआ है। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में चावल किए जा रहे हैं, कम वर्षा होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल एवं मक्का, मक्का नहीं तो भी चावल मुख्य रूप से आपको याद रखना है, यह अधिक वर्षा वाली फसल है, लेकिन सिंचाई सुविधाओं के कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा रही है। कर्तन दहन कृषि बार बार यहाँ से आना है एक प्रश्न डेफिनेटली है, ये 2023 में भी है। जीविका निर्वाह के लिए किसान द्वारा जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, उसी को हम कर्तन दहन स्थानांतरित कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। एक ही बात है, जंगल के एक छोटे से भाग को जलाया जाता है झाड़ियां काटकर, और फिर वो राख बचते हैं उसका उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। उसमें जो प्राचीन औजार होते हैं उनसे उनकी खुदाई उदाई करके वहां क्या करते हैं, बीज वगैरह फेंक देते हैं, और राख होती है जो उर्वरक का काम करती हैं, और जहां तक उत्पादन क्षमता होती है 3 से 5 साल जो भी होती है, वहां तक उसमें अब खाद्यान्न फसलें बोई जाती है परिवार के लिए। फिर ये प्रक्रिया बार बार ऐसे ही चलती रहती है, आज यहाँ कल वहां, इस कारण तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उसकी बात हो रही है, उसी को हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। आगे देखो, जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस जगह को बदल लेते हैं और जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ करके खेती करते हैं। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, इस कारण इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। किसान उर्वरक या अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। आदिम तरीके से आदिवासियों के द्वारा इस कृषि को किया जाता है। इस प्रणाली से कृषि की उत्पादकता कम होती है। भारत के अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झूम,
डायरेक्ट बोल दीजिए, या तो उत्तर पूर्वी भारत या असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं। मणिपुर में पामलू कहा जाता है, दीपा एक तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार में से दीपा कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसको समझने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं है। लास्ट 16वां प्रश्न देखते हैं, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। गहन जीविका कृषि वही है। जूट का क्या उपयोग है, बात कर चुके हैं। बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु बनाने में। आगे मिलते हैं अगले वीडियो।